सर सबसे पहला सवाल तो यही है कि सर डर्मेटोमायोसाइटिस क्या है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। डर्मेटोमायोसाइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो प्राइमरीली हमारे मसल्स के ऊपर अटैक करती है। पहले जानते हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज़ेस क्या है। ऑटोइम्यून डिजीज़ेस वो होती है जिसमें हमारा खुद का इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता हमारे बॉडी के खुद खुद के कुछ पार्ट्स पे अटैक कर देती है और उसको डैमेज करती है। ऑटो इम्यून तो बाहरी कोई इसका कारण नहीं है, आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के पार्ट्स को ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे ये पार्ट्स बाहरी है, फॉरेन बॉडीज़ हैं, और जिस पार्ट पे इम्यून सिस्टम अटैक करता है उसी से संबंधित बीमारियां होती हैं। सो डर्मेटोमायोसाइटिस का प्राइमरी टारगेट हमारे मसल्स होते हैं। इसके शुरुआती लक्षण में जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है मसल वीकनेस। अब मसल वीकनेस भी कई तरह की होती है। इसमें होती है प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, यानी कि जो मसल्स हमारे शरीर के करीब हैं, जैसे कि शोल्डर्स की वीकनेस, हमारे थाइज़ की वीकनेस, बट्स की वीकनेस। तो इसमें जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट्स को उठने बैठने में थोड़ी सी वीकनेस फील होनी शुरू हो जाती है। अगर वो ज़्यादा देर तक अपने हाथों को उठाए तो उसको पेन होना शुरू हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है पेशेंट। तो शुरुआती लक्षण है कि पेशेंट उठ के नहीं बैठ पाता, कई बार उसको लगता है मैं हाथ ऊपर नहीं कर पा रहा हूँ, और कर भी पा रहा है तो टायर्डनेस होने लगती है। तो हमारी जो रोज़मर्रा के जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। आमतौर पे जो डिस्टल मसल्स हैं, दूर के मसल्स हैं, जैसे हमारे पंजे के मसल्स हो गए, तो ग्रिपिंग में या पंजों से काम करने में एज सच उसको काफ़ी लेट स्टेज तक प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। इसके अलावा जो लक्षण आते हैं वो आते हैं हमारे स्किन के सिम्टम्स, जिसमें कि रैश आना। तो रैश भी कई जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे हमारे नकल्स हैं, जो फिंगर्स हैं, इनमें छोटे छोटे दाने आने शुरू हो जाते हैं, इनका कलर हल्का सा बैंगनी होता है। कुछ लोगों को वी एरिया पे यहाँ पे रेडनेस आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को फेस पे, स्पेशली जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द फेस है, यहाँ पे रेडनेस आनी शुरू हो जाती है। जो अपर आईलिड्स हैं, इसमें कई लोगों को अचानक से रेडनेस हो जाती है और वो रेडनेस काफ़ी समय तक रहती है। जिनका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश है उसमें डिफ़िकल्ट होता है पता करना, बट जो फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले लोग हैं उनमें ईजिली आप उसको देख सकते हैं। और इसके साथ है फोटो सेंसिटिविटी, धूप में जाने से रैशेज़ आना, और उसके बाद हमारे जो एल्बोज़ हैं इनमें रैशेस पड़ जाना। तो ये सारे सिम्टम्स डर्मेटोमायोसाइटिस के होते हैं। ये अर्ली सिम्टम्स हैं, और इनको अगर टाइमली हम अगर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें तो इनको ईजिली, अगर सारे सिम्टम्स को हम एक साथ देखें तो डर्मेटोमायोसाइटिस को डायग्नोज करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ सस्पेशन। आपको ये माइंड में रखना होता है कि अगर मसल वीकनेस और स्किन में रैश, ये सिम्टम्स अगर एक साथ आ रहे हैं तो ये डर्मेटोमायोसाइटिस हो सकती है। सर क्या इसका इलाज संभव है, और अगर यदि संभव है तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है। डर्मेटोमायोसाइटिस का इलाज बिल्कुल संभव है, और ये कोई नई बीमारी नहीं है। काफ़ी समय से बीमारी होती है, हालांकि इतनी कॉमन नहीं है। लगभग 10 लाख लोगों में से 9 से 10 लोगों को ही बीमारी होती है। तो ये रेयर डिजीज़ की कैटेगरी में आती है, बट इसका अगर टाइमली इसको डायग्नोज कर लिया जाए तो इसका इलाज संभव है। इसका इलाज कई सारी चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाता है। पहला, जो डर्मेटोमायोसाइटिस है ऑटोइम्यून बीमारी है, तो इसके लिए जो इसके लिए मेडिकेशंस हैं वो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस होते हैं जो इम्यूनिटी को थोड़ा सा सप्रेस करते हैं। और इन मेडिसिन को देने के बाद हम पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट भी देखते हैं। साथ ही साथ डर्मेटोमायोसाइटिस के केसेस में काफ़ी हाई परसेंटेज ऑफ मैलिग्नेंसी भी देखने को मिलती है। तो जिन पेशेंट्स को डर्मेटोमायोसाइटिस होती है उनमें हमें कैंसर्स को भी रूल आउट करना होता है, उनको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ इसके साथ कई एसोसिएटेड कंडीशंस हैं। तो डर्मेटोमायोसाइटिस सिर्फ मसल्स पे अटैक नहीं करती है, लंग्स पे भी अटैक करती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। तो ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है। डर्मेटोमायोसाइटिस हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट भी होता है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि किस किस बॉडी पार्ट को इसने अफेक्ट किया है। लंग्स को अगर अफेक्ट किया है तो उसको भी हम उसकी इमेजिंग करके उसको हम एक बार ट्रीट करते हैं। अगर ये हार्ट पे भी अटैक करता है, डर्मेटोमायोसाइटिस का जो इफेक्ट होता है वो हार्ट पे भी होता है, तो उसको भी हम एक बार देखते हैं कि हार्ट के पैरामीटर्स ठीक है कि नहीं है। अगर वो ठीक नहीं होते तो उसका भी ट्रीटमेंट चलता है। तो इट्स अ सिस्टमिक डिजीज़, और अगर इसका टाइमली ट्रीटमेंट किया जाए तो इसके पेशेंट्स ठीक रहते हैं। अभी सर हाल में एक 19 वर्षीय एक्ट्रेस सुहानी भटनागर की घटना के बारे में आपने भी सुना होगा,
जिसकी कि इस बीमारी के कारण मृत्यु हुई। इसके बाद लोग हैरत में हैं कि इस तरह की भी बीमारी होती है कि 2 महीने के अंदर वो इतना ज़्यादा फैल गई कि उसकी जान नहीं बच सकी। क्या भारत में इस तरह की बीमारियों की संख्या जो आप डे टू डे लाइफ में पेशेंट्स को देखते हैं, क्या ऐसी संख्या बढ़ रही है, इस तरह का कोई ट्रेंड आपको दिखाई देता है, या फिर ये रेयर कैटेगरी में ही है, कम संख्या में ही हो रही है? डर्मेटोमायोसाइटिस का रेट कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये बढ़ रही है, बट जैसे जैसे मेडिकल सुविधाएं ज़्यादातर लोगों तक पहुंच रही हैं तो जाहिर है कि ज़्यादा लोग डायग्नोस होंगे, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है डॉक्टर तक पहुंचने की, हॉस्पिटल तक पहुंचने की, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा केसेस डायग्नोस हो जाते हैं और उनका टाइमली ट्रीटमेंट शुरू होता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि डर्मेटोमायोसाइटिस के लिए हमें हाई लेवल ऑफ सस्पिशन की ज़रूरत होती है। आपको अगर पता है कि हाँ इस पेशेंट के सिम्टम्स डर्मेटोमायोसाइटिस के सिम्टम्स से मैच कर रहे हैं, तभी आप इसको फर्दर डायग्नोस कर सकते हैं। अगर सस्पेशन नहीं है तो आपको लगेगा कि नहीं पेशेंट थक गया है, इसकी डाइट ठीक नहीं है, और रैशेस को आप ट्रीट करेंगे कि ये नहीं तो नॉर्मल विंटर्स की वजह से ड्राइनेस है इसलिए पेशेंट को रैश हो रहे हैं। तो सस्पेशन बहुत ज़रूरी है, और सस्पेशन तभी पॉसिबल है जब आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएंगे। अगर आपने क्वालिफाइड डॉक्टर को नहीं दिखाया तो सस्पेशन नहीं होगा, और सस्पेशन के बाद इसकी डायग्नोसिस के लिए भी नॉर्मल टेस्ट नहीं होते। कंफर्मेशन के लिए मसल की बायोप्सी करनी ज़रूरी होती है। हाँ, अगर सस्पेशन है तो सिंपल ब्लड टेस्ट से भी इसको स्क्रीन आउट कर सकते हैं। अगर आपके कुछ एंजाइम्स होते हैं ब्लड टेस्ट करने के बाद वो दिखाई पड़ते हैं कि हाँ उन एंजाइम्स का लेवल बढ़ा हुआ है, अगर वो बढ़ा हुआ है तो फिर नेक्स्ट लेवल है कि आप स्टडीज़ होते हैं, EMG स्टडीज़ होते हैं मसल्स को स्टडी करने के लिए, मसल बायोप्सी होता है, स्किन बायोप्सी होता है, तो इनको हम करके इसको कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी स्टेज है सस्पिशन का। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, लास्ट क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि शायद सुहानी भटनागर के केस में भी अर्ली डिटेक्शन भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से उसकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि शायद उसकी जान को ना बचाए? जी बिल्कुल। तो प्राइमरी स्टेज में डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, और ये डायग्नोसिस तभी संभव है जब आप इन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। अगर मसल्स में वीकनेस फील हो रही है, आपको रैशेज़ आ रहे हैं, और आपको फील हो रहा है कि आपको डेली एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देयर इज़ प्रोग्रेसिव वीकनेस, सनलाइट में जाने के बाद आपको रैशेज़ आ जाते हैं, फिंगर्स में नीलापन आ रहा है, फिंगर्स के ऊपर अगर आपको यहाँ पे स्पॉट्स आ रहे हैं, तो इनको सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से या रिमेटोलॉजिस्ट से मिलें। इसकी डायग्नोसिस मुश्किल नहीं है, और प्राइमरी स्टेज में अगर इसकी डायग्नोसिस हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल नहीं है। आमतौर पे इसकी जो मोर्टालिटी है वो 10% है, लगभग 10% लोग हैं उनकी मृत्यु होती है सीवियर डर्मेटोमायोसाइटिस होने की वजह से। लेकिन ज़्यादातर वो पेशेंट्स हैं इस 10% में जिनको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता, या ट्रीटमेंट्स लेने से पहले पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेज में पहुंच जाते हैं।